बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एक अच्छी सी सुबह का आगाज़ हुआ है, ठंडा ठंडा मौसम है और ठंडे ठंडे मौसम में कई ऐसी चीज़ें खाने को दिल चाहता है जो कि हम पूरे साल में नहीं खाते हैं। क्या वो चीज़ें हैं, इस हवाले से भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये कहना चाहती हूँ कि जनाब सोशल मीडिया का ज़माना है और हम सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी खबरें देखते हैं जो थोड़ी सनसनी से भरपूर होती हैं और हम एक मिनट भी नहीं लगाते उनको आगे शेयर करने में। तो जनाब ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम जब भी किसी खबर को देखें या सुने उसको आगे पहुंचाने से पहले उसकी तस्दीक कर लें। ये हमारा दीनी फरीज़ा भी है और ये हमारा सोसाइटी के लिहाज से मुआशरती फ़र्ज़ भी है, क्योंकि हम जिस खबर को शेयर कर रहे हैं हमें नहीं पता वो खबर सच्ची है या झूठी है, क्योंकि फ़ेक न्यूज़ का ज़माना है। सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ खबरें आ रही होती हैं, तो हमें ये पहचान नहीं होती है कि फ़ेक न्यूज़ कौन सी है और सही खबर कौन सी है। लेकिन हमें खुद उस खबर की तस्दीक करने की ज़रूरत है शेयर करने से पहले, वरना आप शेयर ना करें कोई तूफ़ान नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए अपनी ज़िम्मेदारी सोसाइटी में ज़रूर अदा करें। कोई भी खबर शेयर करने से पहले उसके सच्चे या झूठे होने की तस्दीक लाज़मी कर लें। तो अच्छा, अब मैं बात कर रही थी कि आज के सर्दियों में हमारे अक्सर कुछ चीज़ें खाने को दिल चाहता है जो कि पूरा साल अगर हमें मिल भी रही हो तो हमारा दिल नहीं चाहता। मैं बात कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के हवाले से कि ड्राई फ्रूट्स सर्दियों में आते हैं, तो वैसे आपने पूरा साल उन ड्राई फ्रूट्स की शक्ल ना भी देखी हो, मतलब देखने को दिल ना भी चाह रहा हो, तो सर्दियों में दिल चाहता है कि अच्छा कोई ड्राई फ्रूट तो ज़रूर खाएं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे ड्राई फ्रूट की अफादियत या नुकसानात के हवाले से, ख़ासतौर पर सर्दियों में हमें कौन सा ड्राई फ्रूट किस मिकदार में खाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपको आज प्रोग्राम में हम रूहानी उलूम के हवाले से भी बात करेंगे और बसारत से महरूम अफराद का आलमी दिन है, तो हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में बसारत से महरूम अफराद को क्या उनके हकूक़ दिए जा रहे हैं। और एक उभरते हुए गुलकार भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे मैं ड्राई फ्रूट के हवाले से जिक्र कर रही थी कि ज़ाहिर है सर्दियाँ आती हैं तो हम सबका दिल चाहता है कि हम ड्राई फ्रूट्स खाएँ, लेकिन महंगाई इतनी हो गई है और ख़ास तौर पर ड्राई फ्रूट्स की कीमतें इतनी आसमान से बातें कर रही हैं कि हम में से बहुत सारे लोगों की पहुँच से वो दूर होती हैं। ड्राई फ्रूट्स के फ़ायदे और उसके नुकसानात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ये भी हम पूछेंगे कि कौन सी हमारी रेंज में हैं, कौन से नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर अरीना फ़ारूक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैंने एक लंबा चौड़ा सा इंट्रो दे दिया है, मैंने कहा मुझे फिर बाद में आपसे बात करते हुए ना देना पड़े, तो इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि हमने किस बारे में बात करनी है। आप बताएँ, ड्राई फ्रूट्स सर्दियों में कौन से सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है? ड्राई फ्रूट्स अगर हम सीज़न वाइज ना भी देखें ना, अगर हम एक अपनी बॉडी को देखें ओवरऑल कि हम अपनी बॉडी हेयर ग्रोथ के लिए, स्किन के लिए कितना कुछ करते हैं, होम केयर करते हैं, चीज़ें लेते हैं, ठीक है। हमें कुछ होता है, किडनी का इशू होता है, लिवर का इशू होता है, स्टमक का इशू होता है, हम उसकी केयर करते हैं। ऐसा ही है। जो ड्राई फ्रूट है ना, वो हमारी ब्रेन का फूड है। अच्छा, अगर हम अपनी ब्रेन का फूड उसको नहीं देंगे, हम सीजन को भी छोड़ देते हैं कि विंटर है या समर है, लेकिन इट्स आवर ब्रेन फूड। अगर हम अपनी ब्रेन की खुराक उसको पूरी नहीं देंगे तो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी प्रॉपर वर्क करे, क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए वो सब कुछ अल्लाह ताला ने उस ड्राई फ्रूट्स में दी हुई है। बिल्कुल। वो हमारी ब्रेन का फूड है। अगर हम उसको वो एक न्यूट्रिशन वैल्यू को अकॉर्डिंग देखें, हम इसको एक पोर्शन साइज के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम वो इनटेक करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को जरूरत पड़ेगी कोई और मेडिसिन खाने की, वो जो कोई और विटामिन्स की। एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। ऐसे ही है। अच्छा, जो अखरोट है उसके हवाले से मैं अक्सर सुनती थी कि उसकी शेप ब्रेन जैसी होती है, इसलिए अखरोट जो है ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप देखें कि अक्सर अब किसी के पास डाइट प्लान लेने जाए ना, तो वो स्नैक्स में हमेशा ड्राई फ्रूट्स रखते हैं कि आप 5 से 6 बादाम खा लें या आप फ्रूट खा लें या ड्राई फ्रूट खा लें। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो मील बॉडी को दे रहे हैं, लेकिन ब्रेन को जो मील है वो उसी से जाएगा, तो इसीलिए वो स्नैक्स में ये रखते हैं। अगर हम आ जाएं विंटर्स और समर में, तो मैं कहती हूँ ये चीज़ भूल जाएं कि हमें सिर्फ विंटर्स में ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, हमें मिलते तो समर्स में भी हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि हमारी ब्रेन का फूड है। फ़ायदे बहुत हैं उसमें, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन है ड्राई फ्रूट्स, जिनको हार्ट डिजीज़ होती है उनके लिए सबसे बेस्ट है। अगर हम स्किन से रिलेटेड आ जाएं तो ये जो चलगोज़े हैं, ये हमारा जो हेयर लॉस होता है उसको ख़त्म करता है। एग्जैक्टली, अब कौन चलगोज़े खरीदे? उसका ये है कि हमारी स्किन एजिंग की तरफ जब जाती है उसको करता है, स्किन जब डिहाइड्रेट हो जाती है उसको फ्रेश करता है, स्किन रिजुविनेट करता है। अच्छा, इसीलिए
चिलगोजे इतने महंगे हो गए हैं क्योंकि उनको उसके पता था फायदे खवातीन ने फिर इसको सबसे ज्यादा बालों को हेयर बूस्ट करता है, हेयर फॉल जो होता है उसको कम करता है, तो उसके तो बहुत बेनिफिट्स हैं। तो इसीलिए बस चिलगोजे उसी की तरह। अरीना, एक बात कही जाती है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मतलब हम अगर ड्राई फ्रूट भी अगर ये सोच के खाते जाएं नहीं इससे हमारे ब्रेन को फूड मिल रहा है, हमारे बालों को, हमारे नेल्स को मिल रहा है, हम खाते जाएं तो वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो कुछ असर नेगेटिव भी करेगा, नेगेटिव करता है। और मोस्टली ये होता है कि अक्सर आप किसी बड़े के पास जाए ना तो वो बोलते हैं नहीं ये बहुत गर्म है, ये गर्म है, ये नहीं खाओ, लेकिन वो किसी हद तक गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम लेटेस्ट साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अपना हैंड को कप शेप में करके, इसमें जितने ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो हमें एक मील के साथ लेने चाहिए। अच्छा, अगर आप दिन में 3 दफा मील लेते हो, किसी एक टाइम के मील के साथ ड्राई फ्रूट 3 दफा अगर लेते हो दिन में मील, तो आप अपने हैंड को कप शेप में करो, इसमें आप ड्राई फ्रूट्स फिल करो, मैक्सिमम 10 to 15 हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम आमंड्स कर लें, कैशू नट्स कर लें, पीनट्स कर लें, ये सब कुछ कर लें तो 10 to 15 हो जाएंगे। अगर वो हम अपने मील के साथ लें तो वो मील भी हमारी बॉडी को लगेगा और ड्राई फ्रूट्स के फायदे भी हमें मिलेंगे। अच्छा, वो और कप शेप ये होती है, ऐसा नहीं करना हमने मुट्ठी, ऐसा नहीं करना, हैंड को कप शेप करके, तो वो तो उसमें जितने आते हैं वो हमने वो लेने हर मील के साथ। अच्छा, अब जैसे आप कह रही थी कि हमारे बड़े कहते हैं कि अच्छा जैसे मूंगफली ना खाओ, ये गर्म होती है, ज्यादा खाओगे मुंह पे दाने निकल आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। जिस चीज में गुड कोलेस्ट्रॉल है, गुड फैट है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ फैट है, तो अच्छा फैट हम लेंगे तो हमें ऑब्वियसली उसका नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर हम उसकी एक्सेस बहुत ज्यादा कर लेंगे तो ऑब्वियसली हमें फिर वो जो बड़े कहते हैं वो सही निकले, वो सही हो जाए। तो इसीलिए आई मेंशन कि हमेशा कप शेप के अकॉर्डिंग ही चलना, अपने हाथ को बेंड करके उसके अंदर जितने आते हैं। अच्छा अरीना, अब तो ड्राई फ्रूट बहुत महंगा हो गया है, मतलब हम ये कहें कि आम आदमी की पहुंच से तो दूर हो गया, तो गलत नहीं होगा, तो किस तरह हम इसको यकीनी बनाएं कि कोई ऐसा ड्राई फ्रूट जो हमारी एक्सेस में भी है और वो मतलब अगर ज्यादा महंगा नहीं है, थोड़ा सा महंगा है, तो हम उसको अफोर्ड कर सकें और वो हमारी पूरी बॉडी को वो न्यूट्रिशंस दे सके। बिल्कुल, बादाम सबसे बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, सबसे बेस्ट ऑप्शन बादाम है। और बादाम मेरा ख्याल है तकरीबन हर घर में होते ही, हर घर में। वो मैं कहती हूँ कि आप सर से लेके पैर तक आपकी स्किन के इश्यूज भी, आपकी जो अंदर से बीमारियां आती हैं उनके इश्यूज को भी रिजॉल्व करता है। सेकेंडली, प्रोटीन, सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। जो लोग डाइट करते हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं, वो जो होते हैं बादाम का पाउडर बना के अपने दूध के अंदर डाल के भी ले सकते हैं, बादाम को वैसे कंज्यूम कर लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं बनाने की, लेकिन अगर आप अपनी ये देखो ना कि आपकी रेंज में नहीं है तो ये चीज़ निकाल दो, क्योंकि आपने सबसे पहला ऑप्शन देखना है आपकी ब्रेन फूड है, सेकंड आपने क्या देखना है, गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, आपने ये चीज करनी है। बादाम आपकी बजट में भी आता है। और जो कॉन्सेप्ट है कि ज्यादा ड्राई फ्रूट खाने से मोटे भी होते हैं, ऐसा दिस इज टोटली मैं इस पे बिल्कुल नहीं करती। हाँ, बिल्कुल भी मैं इस पे रिलाई नहीं करूंगी, ना मैं इसको कहूंगी कि है ये, क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, गुड फैट है, हेल्दी फैट है, हमें ये चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए। आप कोई भी खाना खाओगे उसमें फैट होगा, वो जो फैट है वो हमारा किस में यूज होता है, एनर्जी में। ऐसा ही है, ठीक है। अगर हम गंदा फैट लेंगे तो हमारी एनर्जी में नहीं लगेगा, हम थकन महसूस करेंगे, हमसे काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने फास्ट फूड खाया है। ठीक है। अगर हम नट्स खाएंगे, दैट इज गुड फैट, तो उससे क्या होगा कि हम एक्टिव होंगे और हमारी एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम हो रही होगी, क्योंकि हमने अच्छी चीज खाई है। तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो विंटर्स में नहीं बल्कि समर्स में भी कंज्यूम करने चाहिए। किसी भी बीमारी से रिकवर करने के लिए ड्राई फ्रूट कितना अहम होता है, क्योंकि हमने देखा कोरोना का जो लोग शिकार हुए उनको वीकनेस का बहुत इशू था, बल्कि इन सर्दियों में क्या पिछले ये 2-3 साल से अब ऐसी बीमारियां आ रही है कि लोगों को एकदम से बॉडी में वीकनेस फील होती है। तो इसके लिए भी ड्राई फ्रूट मतलब अच्छा है कि आपकी बॉडी को एकदम से एनर्जी देने के लिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए और आप उस चीज़ से रिकवर करने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लो, उसको आप मिल्क में कंज्यूम कर लो, 1 टीस्पून ले लो, 2 टीस्पून ले लो। ठीक है। आप अपनी ग्लास की क्वांटिटी का अगर 250 ml है तो 1 टीस्पून चला जाएगा, अगर 350 ml ग्लास ऑफ मिल्क है तो उसमें 2 टीस्पून चला जाएगा। तो अगर आपने मिक्सचर नहीं करना तो आप अकेले बादाम का पाउडर उसमें बना लो, तो वो आपको रिकवरी भी करेगा और आपको क्या कहते हैं प्रोटीन भी, आपके अगर आप बेड रेस्ट पे हो तो आपको इनफ प्रोटीन भी मिल रहे होंगे, विटामिन्स भी मिल रहे होंगे, मतलब प्रोटीन्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं। ये खजाना है ड्राई फ्रूट्स जो कि हम लोगों को अपने डेली बेसिस पर थोड़े ही सही, अब जैसे कि आप बात कर रहे थे कि अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो बादाम एटलीस्ट हम में से हर किसी के घर में मौजूद होते हैं, तो बादाम लाजमी खाएं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स के साथ अक्सर लोग दूध पीते हैं,
तो इसका भी फायदा है या यस ऑब्वियसली इसका कोई नुकसान भी हो सकता है? नहीं, फायदा है। क्यों? क्योंकि हमें जैसे विटामिन सी को कंज्यूम करते हैं तो हमें उसके साथ कॉम्बिनेशन चाहिए आयरन का। हाँ। फिर वो कॉम्बिनेशन बनके हमारी बॉडी उसको जल्दी पकड़ती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम दूध के साथ ड्राई फ्रूट्स लें तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, हमारी बॉडी इस चीज़ को जल्दी एब्जॉर्ब करेगी। अच्छा, बच्चों में अक्सर कहते हैं ना कि नहीं इसको ज़्यादा ड्राई फ्रूट मत तो गर्मी हो जाएगी इसमें। नहीं, ये बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है सही, क्योंकि इनको सिर्फ ये लगता है कि ज़्यादा क्वांटिटी देंगे तो फिर हो सकता है, लेकिन वो क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती, वो गुड सोर्स होता है बच्चों के लिए। तो नरिशमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है वो चीज़। बच्चों ने ग्रो करना है, बच्चों के ब्रेन ने ग्रो करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो ब्रेन फूड है, तो फिर अगर ब्रेन नहीं बढ़ेगा तो बच्चे कैसे बढ़ेंगे? अच्छा, अभी आप चलगोज़ों की इतनी तारीफ कर रही थी कि मेरा दिल चाहा कि मैं चलगोज़े मंगवा लूँ किसी से, लेकिन अब वो ज़ाहिर इतने महंगे हैं चलगोज़े। मेरा ख्याल है 20,000 रुपए किलो के हिसाब से कुछ मिल रहे हैं गालिबन, मुझे अभी सही अरसा हो गया हमें चलगोज़े देखे भी अरसा। शायद आगे आने वाली किताबों में आएगा, एक दफा का जिक्र था चलगोज़े होते थे। अच्छा, चलगोज़े तो चले हमारी तकरीबन यहाँ पे हर शख्स की पहुंच से बाहर है। इसके अलावा ऐसा कौन सा फूड है जो कि आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए बेस्ट है? पीनट्स एंड आमंड्स, इन दोनों को अगर आप मिक्स कर लो तो हमारी स्किन और हमारे हेयर लॉस के लिए बहुत बेस्ट है। अच्छा। हेयर बूस्ट भी करता है ये। अगर आपका हेयर वॉल्यूम नहीं है, अगर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही, हेयर फॉल हो जा रहा है, सर्दियों में मसले बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि आप ऑब्वियसली आप अपने आप को कवर करके रखते हो, आप कोई काम नहीं कर रहे होते हो, आप पानी नहीं पीते हो, आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हो, ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी बताती है। अच्छा, अभी आप जिक्र कर रही थी ना कि ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के उसको खा लें। कुछ लोग सर्दियों में पंजीरी बनाते हैं। पंजीरी कुछ ड्राई फ्रूट्स को उनकी दाल जो माओ की चलती आ रही है। बिल्कुल। हालांकि कुछ लोग समझते हैं कि जो लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं उसके बाद, मतलब जब बेबी होता है तो उसके बाद बहुत फायदेमंद है, लेकिन मेरा ख्याल है वो सबके लिए फायदेमंद है। सबके लिए। और प्रेग्नेंट लेडीज को क्यों दी जाती है जब वो करती हैं आफ्टर डिलीवरी? क्योंकि उनकी रिकवरी के लिए, उनको पता होता है कि दैट इज गुड सोर्स फॉर रिकवरी। वो साथ दूध के देती हैं कि ये गर्म दूध के साथ आप 2 चम्मच ले लो। ये जो चलती आ रही है चीज, क्योंकि उनको पता है कि ये रिकवरी में सबसे हेल्पफुल है, ब्रेन फूड है, आपके मिनरल्स मिल रहे हैं, विटामिन्स मिल रहे हैं, प्रोटीन मिल रहा है, तो ये सबसे बेस्ट है। और पंजीरी मैं कहती हूँ अगर आप खुद बना सकते हो घर में तो बनाओ, जो चीज आपको मिल रही है उस चीज को मिक्स करके बनाओ, उनसे पूछ के बनाओ जैसे वो बनाते हैं। बिल्कुल, मेरी बहन ने पंजीरी बनाई इस मर्तबा और मैं अभी तक उसको खा नहीं पा रही, तो मुझे रोज डांट पड़ती है इससे पहले कि उसमें स्मेल हो जाए उसको खा लो। और स्किन एजिंग को भी बचाती है। आपको पता है अगर आपकी स्किन एजिंग की तरफ जा रही है, अगर आप ड्राई फ्रूट्स को कंज्यूम करने लग जाओ ना तो आप स्किन रिजुविनेट होने लग जाती है। और ये हमारी खवातीन का सबसे बड़ा मसला है। वो ट्रीटमेंट्स करवाती हैं। तो ट्रीटमेंट्स तो ऑब्वियसली नेसेसरी है। आपको अगर एक चीज खराब होगी है उसका ट्रीटमेंट करवा के ही सही करना पड़ेगा, लेकिन फर्दर आगे खराब होने के लिए फिर आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा अरीना, आपसे आखिर में पूछना चाहूंगी कि अब जैसे मैंने बात की कि हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमारी रेंज भी नहीं होती है, हमारा एक कहना चाहिए कि रूटीन में भी हम लोग सोचते नहीं है कि ड्राई फ्रूट खाना चाहिए। कौन सा ड्राई फ्रूट ऐसा है जो कि जिसको हम कहें कि पूरा कंप्लीट एक मील है, वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारी आईज के लिए, कौन सा ऐसा ड्राई फ्रूट होगा? मिक्सचर कर लें। अगर हम मिक्सचर कर लें, वॉलनट्स कर लें, कैशियो नट्स कर लें और आमंड्स कर लें। ठीक है, ये 3 मिक्स कर लें और आप 5 बादाम ले लें, 3 अखरोट ले लें, 5 कैशियो नट्स ले लें, आप हर मील के साथ इसको ऐड कर लें। दैट इज गुड सोर्स फॉर एवरीथिंग और कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और आप मील के साथ ले लो, आप बेशक स्नैक्स में ना लो। आपके अंदर इसमें प्रोटीन्स आ रहे हैं, मिनरल्स आ रहे हैं, विटामिन्स आ रहे हैं, जो जिम कर रहे हैं, जो घर बैठे हैं, जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, सबके लिए बेनिफिट है ये। चलें, ड्राई फ्रूट्स के इतने सारे फायदे हमने आपको बता दिए हैं और अब आप यकीनन इस चीज़ का अज़म भी करेंगे कि कम से कम अगर हम चलगोज़े अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस किस्म का कोई और ड्राई फ्रूट, तो कम से कम जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर घर में ला कर रखें। अरीना, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं, फ़ायदे बताए हैं ड्राई फ्रूट्स के कि अब मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़े से लेकर जाऊँ मैं घर। एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बसारत से महरूम अफराद का दिन है जिसको पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमने ये कुछ अरसे में बहुत सारे मसाइल देखे हैं जो कि बसारत से महरूम अफराद को फेस करना पड़ते हैं, ख़ास तौर पर जो उनके बुनियादी हुकूक हैं या नौकरी के हवाले से जो उनके मसाइल हैं उसके हवाले से उनको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। कुछ हुकूमत की जानिब से कोताही की जाती है, कुछ हमारा जो एक मुआशरती रवैया है
हम भी ऐसे लोगों को आगे आने का मौका नहीं देते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं वकार यूनुस साहब हैं, अहमद हैं और रज़ा हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप तीनों को खुश आमदीद कहती हूँ। वालेकुम सलाम। सबसे पहले वकार, आपकी जानिब में आना चाहूँगी। आप बताइएगा कि आपकी तालीम क्या है और आपके क्या कोई जॉब करते हैं, क्या करते हैं आप? बेसिकली सबसे पहले न्यू न्यूज़ का शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया, ये इंटरनेशनल ब्रेल डे के हवाले से। और मैं बेसिकली प्रेसिडेंट हूँ ब्लाइंड रिसोर्स फाउंडेशन पाकिस्तान का। मैंने मैट्रिक किया था आइडेरियो स्कूल फॉर द ब्लाइंड से सन 2004 में, और उसके बाद मैं साउथ अफ्रीका गया था। वहाँ इंटरनेशनली इंस्टीट्यूट है इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से स्पेशली ब्लाइंड पर्सनस के लिए, जहाँ पर 20 डिफरेंट कंट्रीज़ के ब्लाइंड स्टडी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ 7 ईयर्स स्टडी की है इस्लामिक स्टडीज़ में, मास्टर्स किए हैं वहाँ से 2013 में। और सिंस देन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग फॉर ब्लाइंड पीपल, ब्लाइंड कम्युनिटी इन ऑल ओवर द कंट्री, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं। माशाल्लाह, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं और हम बहुत कम लोगों को देखते हैं कि मतलब अगर किसी चीज़ का उनको शौक़ हो तो उस शौक़ को पूरा भी करें, और ख़ास तौर पर अगर जो बसारत से महरूम लोग हैं उनके हवाले से ये मैं अक्सर सुनती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो अच्छा अहमद, आपकी जानिब आऊँगी। आप और रज़ा गालिबन स्टूडेंट्स हैं, आप अपने बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद रज़ा और मैं सेकेंड ईयर, मेरा नाम मैंने इस साल सेकेंड ईयर क्लियर किया है। और इसके अलावा मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ कश्मीर, साहिवाल, और इसके अलावा लाहौर इंडिविजुअली भी पढ़ाता हूँ, और एक साथ ग्रुप कॉल भी करता हूँ। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह के 3 साल एक्सपीरियंस है कुरान क्लास में। बच्चों को ब्रेल में पढ़ाता हूँ, साइटेड बच्चों को भी और ब्लाइंड बच्चों को भी। अच्छा, मेरा ख्याल है आपके साथ जो तीसरे शख्स हैं उनका नाम भी अहमद है। उनका रज़ा है। अच्छा, उनका रज़ा है, ठीक है। आप अहमद रज़ा हैं, मेरा नाम है, उनका रज़ा नाम है। चलें, ठीक है। अच्छा वकार, आपसे मैं जानना चाहूँगी, बसारत से महरूम अफराद को हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर क्या मुश्किलात पेश आती हैं? जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी बताया कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा मसला एक तो नौकरी देने का है, और ख़ास तौर पर सोसाइटी की जानिब से एक्सेप्ट उस तरह। तो आप बताइएगा कि ज़ाती तौर पर आपके ख्याल में क्या मसाइल हैं सबसे ज़्यादा? मैम, नौकरी से बढ़ के दूसरे मसाइल जो कि सबसे पहले आते हैं, नौकरी तो बहुत बाद में आती है। सबसे पहली बात ये कि हमारे माशरे को अवेयरनेस ही नहीं है कि ब्लाइंड पर्सन्स क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। अब तक हमारी जो माशरे का एक कॉन्सेप्ट है दिमाग में, जो उनकी एक चीज़ बैठी हुई है, वो यही है कि ब्लाइंड पर्सन आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, और वो सिर्फ बैठते हैं या वो कुरान हिफ्ज़ करते हैं या बहुत सारे अल्लाह ताला माफ़ करे भीख मांगने पर भी मजबूर हो जाते हैं, कुछ ना होने की वजह से और कुछ मालूमात ना होने की वजह से। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम ये कोशिश करते हैं मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर बच्चों के सामने डेमोन्स्ट्रेशन दें कि ब्लाइंड पर्सनस ब्रेल कैसे पढ़ते हैं, ब्लाइंड पर्सनस जो कितने कॉलेजेस में लेक्चरार हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में के इलेक्ट्रिक है, मीज़ान बैंक है, दीगर बैंक्स हैं, नेशनल बैंक वगैरह, उनमें जो है वो कॉल सेंटर पर जॉब भी कर रहे हैं। तो ब्लाइंड पर्सन बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी आपको ये अहमद रज़ा जो मेरे लेफ्ट पर बैठे हुए ब्लैक शर्ट में, इन्होंने आपको बताया भी कि ये ऑनलाइन कुरान क्लासेस ले रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री। तो दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट कि घर बैठे ही वो माशाल्लाह ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं। और जो 3rd नंबर पे अहमद रज़ा है, वो भी रज़ा, ये भी जो है वो काफ़ी सॉफ्टवेयर के हवाले से भी काम कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें माशाल्लाह ऑनलाइन ये भी करते हैं। तो बताने का मतलब ये है कि ये चीज़ें सबसे पहली अवेयरनेस की हैं कि अवेयरनेस की कमी है हमारे यहाँ। और उसके बाद ऐसी बातें जब पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि अब कमाना है, फैमिली के लिए घर वालों को खिलाना है, घर वालों के लिए जो है वो जॉब भी करनी है, सब कुछ करना है, इनके साथ भी फैमिली होती है, इनके साथ भी वही सब कुछ होता है जैसे एक साइटेड लोगों के साथ है सिलसिला। तो जाहिर उसमें जॉब का सिलसिला आता है, तो मिलती है बहुत सारों को जॉब भी, और बहुत सारों को, ज्यादा लोगों को नहीं मिलती। जो कोटा सिस्टम है उस पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए।
अच्छा, ये आप माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट हैं और आप लोगों की बातें सुन के मैं हैरान हो रही हूँ। लेकिन एक जगह मैंने ये पढ़ा भी था कि अल्लाह ताला जब आपसे कोई आपकी एक सेंस ले लेते हैं, आपकी बाकी सेंसेस को इतना एक्टिव कर देते हैं कि उसकी कमी को पूरा कर देते हैं। लेकिन हम लोग अल्लाह का उतना शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह बाकी कितनी नेमतों से नवाजा है। हम उन नेमतों का इस्तेमाल करें, उनका शुक्र अदा करें। अच्छा अहमद, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि वकार भी बता रहे थे कि आप ऑनलाइन कुरान क्लासेस का भी करते हैं, किस तरह करते हैं और इससे आपकी क्या अर्निंग भी होती है? जी मैम, इससे मेरी अर्निंग भी होती है और जो बच्चे फीस पे कर पाते हैं वो अर्निंग करते हैं। अच्छा। और इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर पाते तो उनको भी, लेकिन ये कि मैं मना नहीं करता, कुछ ना कुछ उनको भी वक्त ज़रूर देता हूँ, चाहे 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा। सही। और इसके अलावा जो है एक मैंने BRB के थ्रू जो है वो अब मैंने स्टार्ट किया, ये मेरा पहला मंथ है। 6 to 7 में 1 घंटा गूगल मीट पे क्लास देता हूँ। इसमें ग्रुप में एक लिंक शेयर करता हूँ और तमाम स्टूडेंट जो हैं उस लिंक को ज्वाइन करते हैं, क्लास में एंटर हो जाते हैं। तो अब मैं 1 घंटा जो है वो ग्रुप में सबको टाइम भी देता हूँ और इंडिविजुअली भी साइटेड को रात को पढ़ाता हूँ। अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा रज़ा, आप बताइएगा आपने क्या मुश्किलात फेस की अपनी एजुकेशन के हवाले से, या अभी जो आप काम कर रहे हैं उस हवाले से किस किस्म की मुश्किलात आपको फेस करना पड़ी? मैम, एजुकेशन के हवाले से मुझे मुश्किलात जो पेश आई वो सबसे पहले जो है वो ट्रांसपोर्ट की और स्कूल के हवाले से बहुत ज़्यादा मुसीबतें मुझे फ़ेस करनी पड़ी, क्योंकि मेरा घर जो है वो बहुत दूर रहा है। मैं लांडी साइड पे रहता हूँ, तो इस वजह से मेरे लिए आना जाना बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि कराची में मुश्किल से जो स्कूल्स हैं वो 2 ही रहे हैं, तो वो सारे शहर साइड पे होते थे, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा मसला रहता था स्टार्टिंग में। अच्छा, तो अभी आपको कुछ मुश्किलात वो कम हुई हैं? कोई सपोर्ट आपको मिली है स्टेट की तरफ से, या घर वाले तो ज़ाहिर सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट मिली कभी? मैम, हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली। बस आज जो भी हूँ अपने ही दम पर हूँ और अपने ही दम पे कोशिश आज भी स्ट्रगल जो है वो कर रहा हूँ मैं। अच्छा वकार, जैसे कि अभी रज़ा बात कर रहे हैं कि उनको काफ़ी मुश्किलात फेस करना पड़ी क्योंकि उनका स्कूल काफ़ी दूर था उनके घर से, तो क्या जो हमारे यहाँ पर बिसारत से महरूम अफराद हैं उनके लिए स्कूलों की कमी है, उनके लिए एजुकेशन सिस्टम उस तरह नहीं है जिस तरह बाहर के मुल्कों में है? जी मैम, बिल्कुल सही बात है। स्कूल जो कि अब बड़े भी हैं, कुछ स्कूल हैं भी, लेकिन जाहिर सी बात है ऑल ओवर द सिटी नहीं है और तमाम जगह बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं होती हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट के स्कूल्स भी हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी बड़े हैं 2-3, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी जो पिक एंड ड्रॉप के सर्विसेज हैं इतनी वाइड नहीं है जितना उनको होना चाहिए, सही, ताकि पूरे शहर से जो है वो बच्चे आ सकें। और जाहिर सी बात है ये कलमियाँ है, बच्चों को फेस करना पड़ता है। और बुक्स भी बच्चों को जो है वो स्कूल में मुहैया नहीं होती थी ब्रेल में। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने कोशिश शुरू की है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा असल मकसद तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में ब्रेल में कुरान प्रोवाइड करना था बच्चों को ऑल ओवर द कंट्री। अब हमने टेक्स्ट बुक पे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चों को ब्रेल में बुक्स मुहैया की जाए उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया है। अच्छा अहमद, सॉरी वकार, आपसे ही मैं सवाल करना चाह रही थी कि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बच्चों को ये कोटा सिस्टम की मैं बात करना चाह रही थी कि अभी हमने पहले कोटा सिस्टम की भी बात की। हम अक्सर देखते हैं पाकिस्तान के अक्सर शहरों में ख़ास तौर पर जो बिसारत से महरूम अफराद हैं उनका एहतजाज काफ़ी दिन तक चलता है। इसकी वजह क्या है? क्या जो कोटा सिस्टम आप लोगों के लिए मखसूस किया गया है उसका पूरा हक आप लोगों को नहीं मिलता, या फिर जिस तरह बाकी चीज़ों में भी जो दूसरे कब्जा कर लेते हैं सीटों पर, इस तरह कोई कब्जा माफिया सिस्टम भी है? जी हाँ, बहुत हद तक ये भी होता है कि कब्जा भी हो जाता है और उस कोटे पे उस तरीके से काम नहीं होता, अमल दरामद नहीं होता जिस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें ब्लाइंड कम्युनिटी वाइड वाइज है। पूरे पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक 20 लाख 2 मिलियन ब्लाइंड पीपल हैं, लेकिन जो सामने नजर आते हैं वो 8 से 10 हज़ार हैं मुश्किल से। बहुत सारे छुपे हुए भी हैं, घरों में भी हैं। वही अवेयरनेस की कमी है, ठीक है ना, जिसको कि हुकूमत को पूरी तरह से वो करना चाहिए। अब तो ये मसला कोई मुश्किल नहीं रहा हुकूमत के लिए, क्योंकि नादरा के जरिए जितने आसानी से आप उनका डेटा के जरिए उनसे कांटेक्ट करके और अपने इदारों को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो मैं नहीं समझता इतना मुश्किल है। लेकिन यही बात है कि 10 से 12 मुश्किल से ब्लाइंड पर्सन सामने हैं
और जॉब्स के वो इशू हैं, चाहे आप एहतजाज कर भी लें तो उस वक्त कुछ एहसास कुछ वो दिला दिया जाता है कि शायद आपको जॉब्स मिल जाएंगी, वो कहते हैं आपको मिल जाएंगी, हम उस पर काम करेंगे, लेकिन बहुत कम काम हुआ है, उस पर हुआ भी है तो बहुत कम हुआ है, इस हद तक नहीं हुआ जितना कोटा है उस पर काम नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए। अच्छा अहमद, आपसे जानना चाहूंगी, आप कुरान क्लासेस का करते हैं, किस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं ऑनलाइन, और क्या आपने कभी वैसे किसी सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई किया? मैम सर मैं ऑनलाइन जिस तरह पढ़ाता हूँ, यानी कि ब्रेल कुरान शरीफ से मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा। और इसके अलावा मेरा हिफ्स भी क्योंकि कंटिन्यू है। अच्छा, और माशाल्लाह। यह कि ब्रेल कुरान शरीफ कंप्लीट BRB ने मुझे प्रोवाइड किया, जिसके थ्रू यह है कि बच्चों को पढ़ाना आसान हो गया। और बाकी मैंने अप्लाई तो किए थे लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। एक जगह पे मैंने इंटर्नशिप भी की थी 2 महीने की, तो उन्होंने कहा कि टेक्निकली हमारे यहाँ कुछ इश्यूज़ हैं, जब वो हल हो जाएंगे, जब आपसे रब्ता किया जाएगा। इस रब्ते को भी 6 या 7 महीने हो गए, उनके शायद इश्यूज़ हल नहीं हुए। सो अभी दोबारा से बस ये है कि मैं फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह कुरान क्लास मेरी कंटिन्यू है, और इस साल मैंने अभी इंटर किया है, तो अब मैं इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा सुबह के टाइम। मतलब सोसाइटी में एक कुरान भी डिस्क्रिमिनेशन। हमारे पास मौजूद है जी अच्छा, आप वो दिखाना भी चाह रहे ये हैं? कुरान भी बिल्कुल। मौजूद है जिसके जरिए अहमद पढ़ाते हैं। जी जी दिखाइएगा, बिल्कुल जी, हम भी बिल्कुल, देखना ये चाहेंगे वॉल्यूम जो 1 है ये। कुरान पाक है। जी बिल्कुल, ये आप लोग इसको देख सकते हैं जी। कि ये ब्रेल में है, इस पे डॉट्स हैं, अगर आप इसको फील करें तो ठीक है। इस पे 5 पारे हैं इस एक वॉल्यूम में, ठीक है। अच्छा। इस तरह के 6 वॉल्यूम पे एक कुरान पूरा हमारा ब्रेल का वकार साहब, आप थोड़ी सी मुकम्मल तिलावत होता भी है। हमें करके सुनाएं, आपसे ये हम रिक्वेस्ट भी करेंगे। चले इंशाल्लाह इसमें से मैं थोड़ा सा आपको कहीं से जो है वो जी जी पढ़ बिस्मिल्लाह के करें। बता देता हूँ इसी में जी, से। जी। मेरे पास इत्तेफाक से ये 6ठा वॉल्यूम जो है मेरे पास है। आपको जहाँ से आसानी है आप इसमें सुना से दें, आपको मैं जहाँ कहीं से से- आसानी है। जी जी बिल्कुल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। फ़इन्न लिल्लज़ीन ज़लमू ज़नूबन मिस्ल ज़नूबि अस्हाबिहिम फ़ला यस्तअजिलून। फ़वैलुन लिल्लज़ीन कफ़रू मिन यौमिहिमुल्लज़ी युअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसके जरिए नाबीना बच्चे जो है वो माशाल्लाह, ब्रेल बहुत में प्यारी इसको आवाज जब में छू पढ़े। कर जी। पढ़ते हैं, जज़ाकल्लाह, इसको छू कर जब पढ़ते हैं तो उनको हर हर्फ की पहचान होती है। सही। और हमारी कोशिश भी यही है कि जितने भी ब्लाइंड पर्सन, चूंकि पहले वो सुन के पढ़ते थे, हिफ्स करते थे, तो जब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं साउथ अफ्रीका से वापस आया हूँ, इसको हम बेस बना के इस पे पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अच्छा, आपसे और एक कराची भर में आखिरी इसकी सवाल मैं 8 पूछना चाह रही थी वकार, जी। गवर्नमेंट की जी, तरफ से जी, जो जी। फैसिलिटीज दी गई हैं, जो कोटा सिस्टम रखा गया है, या जो बसारत से महरूम अफराद का एक हक है इस सोसाइटी में, क्या आप लोगों को वो चीज़ें उस तरह मिलती हैं, या फिर मैं एक ही बात कह रही थी कि हमारे यहाँ पे हर सिस्टम में कब्जा माफिया मौजूद है, तो वो हर किसी के हिस्से पे कब्जा करने की कोशिश करता है। क्या आप लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं? रियासत की तरफ से कोई जिम्मेदारी अदा की जा रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। एज ए ब्लाइंड पर्सन नॉर्मली अगर आप मास्टर्स भी कर चुके हो, अच्छे तौर पे आप एजुकेटेड भी हो, तो बहुत कम ऐसे ब्लाइंड पर्सन हैं जिनको जॉब मिली है। बहुत सारे ऐसे हैं जो डिग्रियां लेके बेचारे वेट कर रहे हैं। और बीइंग ऑर्गेनाइजेशन भी
बीइंग ऑर्गेनाइजेशन भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने न सिर्फ ब्रेल में कुरान प्रिंट किया है, पाकिस्तान का वाहिद ब्रेल मैगजीन हमारे यहाँ से छपता है बच्चों के लिए, ब्रेल के लिए, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए हर 3 महीने बाद। ब्रेल कैलेंडर भी आपको सामने अहमद के सामने रखा हुआ नजर आ रहा है। ये वाहिद ब्रेल कैलेंडर है जो पूरे पाकिस्तान में हमने बनाया है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप बसारत से महरूम अफराद जो हैं, जो ब्लाइंड बच्चे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ हिस्सा डाल सकें अपना, ताकि जो मुश्किलात आपने फेस की हैं वो आगे आने वाले बच्चों को ना फेस करनी पड़े। बहुत शुक्रिया वकार यूनुस साहब, अहमद और रजा हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमें जब भी कोई चोट लगती है या जिस्म पे कोई तकलीफ़ आए तो हमें फ़ौरन दर्द का एहसास होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम है कि हमें उस चीज़ को महसूस कराया जाता है कि किस मुकाम पर क्या तकलीफ़ है, हमें कहाँ से इलाज करना है, मतलब किस मुकाम का हमें इलाज करवाने की ज़रूरत है, और हमारा ब्रेन फ़ौरन इस चीज़ पे एक्टिव हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, हम लोगों के जहनों में अक्सर सवाल होता होगा कि दर्द क्यों होता है। ठीक है, ज़ख़म लगा जिस्म पे, कोई चोट लगी तो दर्द क्यों होता है और इतना अरसा क्यों रहता है, या इसके कई और ऐसे सवालात हैं। मैं इस हवाले से डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, डॉक्टर शहजाद करीम, उनसे ही जानना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी, और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि हम मतलब जिसको दर्द के नाम से जानते हैं, असल में ये है क्या, ये फीलिंग क्या है? असल में पेन जो हम अपनी टेक्निकली लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं, उसमें कोई इमोशनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है और कोई फिजिकल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। और ये दर्द का एहसास जो है, देखें, दुनिया में हर चीज़ मेजर की जा सकती है। आप ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं, आप शुगर लेवल मेजर कर सकते हैं, आप दर्द मेजर नहीं कर सकते, उसकी कोई मेजरमेंट स्केल नहीं है। तो हर एक बंदे को दर्द का एहसास किसी को कम किसी को ज्यादा होता है, लेकिन आज तक दुनिया में कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको कभी न कभी कहीं न कहीं कोई ना कोई दर्द न हुई। तो इसलिए हमारी कोशिश तो ये होती है कि दर्द, पहली बात तो ये कि पैदा हो ही ना, और हो तो बगैर दवाइयों के, बड़ी कोशिश है बगैर किसी सर्जरी के उनका ट्रीटमेंट किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप दवाइयों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अक्सर, मतलब हम सब यही करते हैं कि अगर तो सर में भी दर्द है तो फ़ौरन पेन किलर ले लो, अगर कोई चोट लगी है या कोई ज़ख़म है तो भी पेन किलर ले लेते हैं। तो क्या ऐसी सिचुएशन में जब आपको मामूली किस्म के दर्द हों, जैसे सर दर्द है या बाजू में दर्द है या किसी और बॉडी पार्ट में वैसे ही नॉर्मल रूटीन का दर्द है, तो हम पेन किलर ले लें, ये कितना मतलब ज़रूरी है, या इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती? मैं जी अब एज ए पेन फिजिशियन आपसे बात करूंगा, एम.एन. एसोसिएट प्रोफेसर इन टीचिंग हॉस्पिटल। अब बात ही होती है कि अगर हम एक रूटीन की दर्द, जैसे सपोज सर दर्द है, तो अगर आप सर दर्द के लिए 1 या 2 दफा डिस्प्रिन या पैनाडोल ले लेते हैं और वो ठीक हो जाती है, फिर तो कोई हर्ज नहीं। एक छोटी सी दर्द के लिए बेशक डॉक्टर के पास ना जाएं, लेकिन एक दर्द बार बार दोबारा हो ही जा रही है, जैसे दर्द का असर खत्म होता है तो दर्द दोबारा शुरू हो जाती है, उसके साथ कोई और सिम्टम्स है, कोई चक्कर आ रहे हैं या कोई मतली हो रही है या कोई मुंह का जायका खराब हो रहा है, तो फिर वो टाइम है जब आपको अपनी डॉक्टरी बंद करके किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए और कम से कम एक राय जरूर लेनी चाहिए, क्या मुझे किसी और टेस्ट की जरूरत तो नहीं। बाज़ औक़ात हम बहुत बड़ी बीमारी को सिर्फ दर्दों की दवाइयाँ खा के छुपाई जाते हैं, और जब वो जाहिर होती है तो वो बात हाथ से निकल चुकी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक आध दफा दवाई लेने में हर्ज नहीं है, सिर्फ जो घर में रूटीन में पेन्स होती हैं। लेकिन अगर आपको ये महसूस हो कि मुसलसल मुझे ये सिम्टम दोबारा आ रहे हैं, तो फिर जरूर किसी से राय लेनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में ये अक्सर औकात तकरीबन अब तो हर एक के साथ ये होता है, क्योंकि हमारा जो खुराक का सिस्टम है वो ही ऐसा हो गया हुआ है कि अब सर्दियों में कोई ना कोई बॉडी पार्ट में आपको पेन निकल आता है। ख़ासतौर पे जोड़ों का दर्द बहुत कॉमन है, और अगर बात कीजिए जो 50+ ख़वातीन हैं उनमें ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है। तो ऐसे में एक तो ये बताएगा कि क्या उस पार्ट में, अगर हम जोड़ों की बात कर रहे हैं, उसमें कोई गैप होता है या कोई इस तरह के मसले होते हैं, और उसके लिए किस किस्म की मेडिसिन लेनी चाहिए? ये आपने बहुत अच्छी बात की। ख़वातीन में भी और अब तो हमारे मर्दों में भी बहुत सारी दर्दें होती हैं जिसको अपनी जुबान में फाइब्रोमाइल्जियास कहते हैं, जिनको पट्ठों की दर्दें हैं, जोड़ों की दर्दें भी हैं, साथ पट्ठों की दर्दें भी हैं। जैसे पट्ठों की दर्दें भी हैं। जी, किचन में खड़ी होंगी तो वो कहेंगी कि मेरे कमर में दर्द हो रही है, मेरे पट्टे काम नहीं कर रहे, मुझे ताकत महसूस नहीं हो रही। और जोड़ों की दर्दें वो अलग होती हैं, लेकिन ये सब बाज़ औक़ात आपस में मिलके भी हो सकती है। और एक छोटी सी पॉइंट समझने की जरूरत है कि हम लोग सिर्फ ये सख्ती से मशवरा देते हैं, मशवरा भी सख्ती से देते हैं कि बराए मेहरबानी सर्दी में अपने आप को वार्म रखें,
पट्ठे जो है वो सर्दी में सुकड़ते हैं, जब वो सुकड़ते हैं तो वो खिंचाव में आ जाता है। जब खिंचाव आता है तो पेन शुरू हो जाती है। तो अगर हम अपने आप को प्रॉपरली तरीके से वार्म रखें तो बहुत सारी पेन जो है उनको अवॉइड किया जा सकता है बगैर किसी दवाई के और बगैर किसी और प्रोसीजर के। और यही है कि और थोड़ी सी एक्सरसाइज रखें। मेन बात ऐसा घूम फिर के इसी बात पे खत्म होती है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। अगर हमारी घर की खवातीन की थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी बेहतर हो जाए, ये सारी पेन से बचा भी जा सकता है और इनको अवॉइड भी किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारे शोल्डर्स या बाजुओं में अक्सर ये दर्द निकल आती है, मतलब ये सर्दियों गर्मियों से इसका ताल्लुक नहीं है, ये अक्सर हर मौसम में निकल आती है। क्या ऐसी दर्द में जो आपके शोल्डर्स या ये वाले पट्टों में दर्द निकल रही है, इसके लिए भी आप पेन किलर ले सकते हैं या इसके लिए बाकायदा टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसकी दर्द की वजह क्या है। बाज़ औक़ात हम वज़न उठा लेते हैं किसी ऐसे एंगल से जो पट्टा एक डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसके लिए एक आध दफ़ा पेन किलर लिया, फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर बात वही उसको इन्वेस्टिगेट कराएं, ताकि ये ना हो कि जो पट्टा डैमेज है वो टूट ही ना जाए या उसके अंदर सोजिश ना हो जाए। तो अगर वही दर्द रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। अब हमारे पास ऐसे आलात मौजूद हैं कि हम बगैर जैसे अल्ट्रासाउंड के जरिए हम पेन देख सकते हैं, कॉज ऑफ पेन देख सकते हैं, हम सिंपल एक्सरे कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऐसे इलाज मौजूद हैं जिसमें हम किसी को ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। हम छोटी सी एक्सरसाइज से या हम जो इंजेक्शंस लगाते हैं बीइंग ए पेन मैनेजमेंट, उससे ठीक हो सकते हैं। जैसे आपके पास घुटनों के दर्द के हमारे पास बहुत लोग आएंगे, आपको भी आके शिकायत करेंगे कि मुझे घुटनों में दर्द हो रही है। हर घुटनों की दर्द का इलाज ऑपरेशन नहीं है। हम बहुत सारे बीइंग पेन फिजिशियन ट्रीटमेंट्स करते हैं। जैसे आपने बेशुमार लोगों को PRP का नाम एक सुना होगा, जी बिल्कुल बिल्कुल, जो बालों में भी लगाते हैं, स्किन में भी लगाते हैं। और लेकिन इन PRPs का इस्तेमाल घुटनों में या जोड़ों की दर्दों में बहुत बेहतरीन है और इसका साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है, क्योंकि वो अपने ही जिस्म के ब्लड से बना होता है। इज वेरी इफेक्टिव। सो अभी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके लिए हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं या शायद सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है जो मतलब मेरे ख्याल में बहुत ख़ास सवाल है, क्योंकि ये अक्सर लोगों को मैं देखती हूँ कि उनको गैस या एसिडिटी की वजह से सर में या जिस्म के किसी हिस्से में, ख़ास तौर पे दिल के पास भी अक्सर दर्द महसूस होती है और लोग डर जाते हैं कि पता नहीं शायद दिल में तकलीफ़ निकल आई है कोई, या कोई किसी भी ऐसे पार्ट में पेन निकल आती है। ऐसे दर्द को किस तरह डायग्नोस करें कि हाँ ये सिर्फ एसिडिटी या गैस की वजह से है या फिर ये किसी और तकलीफ़ की वजह से है? देखिए, सबसे पहले तो हमारी एक्टिविटी बहुत कम है। हमारी देखिए, जिस बंदे को दर्द अगर खाने के बाद शुरू हो गई है और ख़ासतौर पे घर से बाहर खाने के बाद, तो उसके चांसेस तो यही है कि उसका ताल्लुक उसके मैदे से या हाजमे के निज़ाम से हो सकता है। लेकिन हम इस दर्द को थोड़ा सा इसलिए लाइटली नहीं लेते कि अगर दर्द आपके जबड़े की तरफ जा रही है या लेफ्ट वाले शोल्डर में जा रही है, तो चाहे 100 में से 1% ही हो, उसको दिल की दर्द को इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। अच्छा। और दिल की दर्द, दूसरी निशानी ये होगी कि दिल की दर्द अगर आप थोड़ा सा चलेंगे तो वो दर्द आमतौर पर बढ़ जाती है। जो मैदे की दर्द होती है उसका इससे ताल्लुक इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। और सब, हाँ जी, पहले डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि दर्द की वजह क्या हो सकती है। नंबर 2, हमारे पास एक छोटा सा टेस्ट होता है कि जुबान के नीचे एक गोली रख लें। अगर वो दिल की दर्द होगी तो वो ठीक हो जाएगी, और अगर वो मैदे की दर्द होगी तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। सो जो दर्दें हमारी, ये देखें कि हमारी अक्सरियत का, जिसमें मैं और शायद आप भी शामिल हैं, जिनका ना तो एग्जैक्ट सही खाने का टाइम है, ना ही कोई फिक्स होने का टाइम है। तो जब आपकी रूटीन ही सही नहीं होगी तो फिर इस किस्म की दर्दें जो आप कह रही हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका हल सिर्फ यही है कि अपनी डाइट को जरा सादा रखें और थोड़ी सी मूवमेंट करें और अपनी रूटीन को थोड़ा लाइफ को थोड़ा रूटीन बनाएं, तो इंशाल्लाह ये दर्दें बहुत बेहतर और ना होने को रह जाती। किस किस्म की दर्दें मतलब हैं जिनमें आप एस्प्रिन भी ले सकते हैं? जो मेन शुरू में जैसे मस्कुलर पेन्स हैं, जो किसी ठंड लगने से दर्द शुरू होगी, हल्की सी सर में दर्द शुरू होगी, पट्टों में दर्द शुरू होगी, कमर में दर्द शुरू होगी, एज ए फर्स्ट डोज आप डिस्प्रिन या पैनाडोल या कोई भी हल्का सा पेन किलर ले सकते हैं घर के अंदर, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन की पॉइंट सिर्फ यही कि अगर वो दर्द बार बार रिपीट हो रही है या दर्द के साथ कोई और सिम्टम आ रहा है तो उसको फिर इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि डिस्प्रिन खून को पतला करती है, तो अगर तो किसी को मुसलसल दर्द हो रहा है, मुसलसल डिस्प्रिन ही लिए जा रहा है, तो वो नुकसानदेह नहीं होगी? डिस्प्रिन की खास क्वांटिटी जब लें तो वो खून को पतला करती है। ज्यादा अगर उस खास क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा लेंगे तो एज पेन किलर काम करेगी। अच्छा। और मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ बार बार कि अगर दर्द रिपीट हो रही है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर 1-2 दफा या 3 दफा किसी ने डिस्प्रिन ले ली
तो उससे खून पतला करने से उसको कोई नुकसान नहीं होगा। सही। अच्छा, वो भी अगर हम डिफरेंट बड़ी उम्र के लोगों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, तो सर्दी क्या गर्मी क्या हर मौसम में उनको जाहिर सी बात है तकलीफें निकलती हैं, दर्द भी निकलती हैं। तो अब ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? उनको किस तरह, अगर कोई बॉडी में दर्द निकलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें हड्डियां भी कमज़ोर हो चुकी होती हैं, बाकी जो मसल्स हैं वो भी वीक हो चुके होते हैं, उसमें उनको क्या एहतियातें करनी चाहिए? दो चीजें, एक तो अपनी बुजुर्गों से हमारी रिक्वेस्ट ये होती है कि अपनी डाइट बेहतर रखें, दूध जरूर शामिल करें, और हड्डियां मजबूत करने के लिए विटामिन डी, कैल्शियम के सप्लीमेंट साथ जरूर लें, थोड़ी बहुत वॉक जरूर करें, और खास तौर के ऊपर अपने आप को अवॉइड करें सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से। मसलन गर्म कमरे से ठंडे बाथरूम में, गर्म किचन से बाहर जाने में, इस किस्म की जो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर है इसमें दर्दें भी बढ़ जाती हैं और दर्द ज्यादा होने का अंदेशा भी बढ़ जाता है। तो ये जो जगह बुजुर्ग इन छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करें, अपना आप को वार्म रखें, और गर्मियों में अपने आप को सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर यानी एसी से एकदम गर्म कमरे में, ये अब दर्दों में इजाफा करते हैं। और बाकी सप्लीमेंट्स और डाइट और थोड़ी सी एक्सरसाइज, ये दर्दें बहुत हद तक बेहतर हो सकती हैं। चलें, ठीक है। डॉक्टर शहजाद करीम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू का, आपके वक्त का। यकीनन अब सर्दी का मौसम है, लेकिन सर्दी हो या गर्मी हो, हमें हर सूरत में एहतियात करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब तो ये कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो गया है कि बड़ी उम्र के हैं इसलिए दर्द निकल रही है, अब तो हर उम्र में दर्द निकलता है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जनाब, हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश करते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक आपके सामने लेकर आएँ, कुछ ऐसे लोगों से भी आपको मिलवाएं जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो हम रूटीन में सुनते नहीं हैं। जैसे कोई अगर टूरिज़्म के हवाले से हैं, या बाइकर्स हैं, या कई ऐसे इश्यूज़ होते हैं, या ऐसे लोग होते हैं जिनके हवाले से हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर उनको ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं तो लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। साथ ही साथ हम ये कोशिश भी करते हैं कि कुछ ऐसे फ़नकारों या गुलकारों से भी आपको मिलवाएं जो नए उभरते हुए फनकार या गुलकार हैं, या जो अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल के लेवल पे गा रहे हैं, अभी सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा उनको फेम नहीं है, या फिर सोशल मीडिया पे मशहूर हैं, हम अपने प्रोग्राम में बुला लेते हैं। ये तमाम मिसालें हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया है इकरा और फराज को। उभरते हुए गुलकार हैं और साथ ही इन्होंने अपना एक बैंड भी बनाया है सवाल के नाम से। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं इन्हीं से ले लेती हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि मैं बताऊँगी तो शायद उसका मज़ा नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? जबरदस्त। फराज, सबसे पहले आप बताएं, सवाल बैंड आपने क्या सवाल उठाए हैं इसके ज़रिए? इसके ज़रिए सवाल बस ये उठाया कि अच्छा म्यूज़िक करना चाहिए और अच्छा म्यूज़िक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपने सोसाइटी पे सवाल उठाए कि बाकी अच्छे म्यूज़िक नहीं आ रहे? बाकी भी अच्छा कर रहे हैं, पर कम से कम हमने खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि हमने अच्छा करना है। अच्छा, हाँ, आप लोगों से सवाल पूछने बताएं हम अच्छा कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, कैसे ख्याल आया बैंड बनाने का? असल में मैं था सेकंड ईयर में एनसीए में, इकरा थी फर्स्ट ईयर में। अच्छा, यूनिवर्सिटी, सॉरी, कॉलेज में एनसीए में। फराज ने मना किया था, यूनिवर्सिटी नहीं कहना। एनसीए का है, कॉलेज का है। अच्छा। तो हमारा रैगिंग के दौरान इंटरेक्शन हुआ था पहला। वाह वाह वाह, रैगिंग के दौरान? हाँ, रैगिंग के दौरान से मैंने कहा वो फर्स्ट ईयर बात सुनो, इसने मेरी तरफ डरते हुए देखा, बैग इसने पहना हुआ, पहला दिन था इसका। अच्छा। तो पहली मुलाकात हमारी इस तरह हुई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मतलब बैंड, उसके बाद अब शादी भी हो गई। माशाल्लाह, दोनों मियां बीवी भी हैं जनाब। फर्दर मैं जरा और बता दूं, इन्होंने पर्दे डाल दिए अपनी बात पे। अच्छा, आधी बात बताइए। तो मुझे कहते हैं ओए फर्स्ट ईयर मेरी बात सुनो, और मैं कहती हूँ जी। कहते कुछ सुनाओ। अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या सुनाऊं। फिर मैंने सुनाया छाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिलाई। अच्छा, वाह। बाद में जब मैंने सुनाया तो कहती वैसे तो मैं फर्स्ट ईयर्स के साथ गिटार नहीं बजाता, अगर एनसीए की कल्चरल इवनिंग पे तुम परफॉर्म करोगे तो तुम्हारे साथ गिटार बजा। ये तो कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट वाला हिसाब हो गया कि पहली मुलाकात में ही कहीं ना कहीं वो चीजें आ गई। अब बिलीव कीजिए वो दिन है और आज का दिन है, मेरे साथ गिटार बजा रहे हैं। मतलब वो दिन और आज का दिन, अब इनको गिटार बजाना पड़ता है और आप गाती हैं। सही है। कैसा एक्सपीरियंस अब तक दोनों का रहा है एक साथ? बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल बयान करने से बाहर है। मतलब अच्छा। ये हमारा माशाल्लाह से पाकिस्तान का मेरे ख्याल से अभी फिलहाल पहला बैंड है जिसकी मेन जो लीड वोकलिस्ट है वो एक फीमेल है। अच्छा, और वो आपकी बीवी भी है? हाँ, वो अपनी मेरी बीवी है। कितने लोग हैं बैंड में? मतलब हमारे बैंड में हैं, मतलब हम 2 लोग हैं, बाकी हमारे साथ सेशन प्लेयर हैं, मतलब उसमें ड्रम्स पे भी होते हैं, ढोलक पे भी होते हैं, कीबोर्ड पे भी होते हैं,
मैं खुद इलेक्ट्रिक गिटार पे होता हूँ, इकरा मतलब ज़ाहिर बात है सिंगर हैं तो वो मेन लीड वोकलिस्ट होती हैं। अच्छा अच्छा फराज, बल्कि मैं वही सवाल पूछना चाहती थी, जब आपने इकरा से बोला कि कुछ सुनाओ, तो जब इकरा ने गाना गाया तो आपके दिल के तार बज गए? नहीं, मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की को ठीक गाते हुए सुना। अच्छा, सुरों में गाते सुना था? मतलब कि और मतलब पहले झटके में कि अच्छा बोलो गाओ, हाँ, उसे तो गाना मतलब शुरू कर दिया? मैं मतलब थोड़ी देर के लिए मैं खामोश हो गया कि यार ये ठीक गा रही है। सही, मतलब आपने बोला कि मैं तो यहाँ पे तो मैं ही कच्चा हो गया हूँ। बस इस तरह कुछ हुआ मेरे साथ। अच्छा, तो कौन कौन से गाने अभी आप लोगों के मतलब ज़्यादा मशहूर हुए हैं? हमें जो ज़्यादातर लाइक किया जाता है वो सूफ़ी कलाम की वजह से लाइक किया जाता है। अच्छा। अगर हमारी जो मतलब वीडियोस जो वायरल होती हैं ज़्यादा इंटरनेट वगैरह पे, वो ज़्यादा सूफ़ी कलाम की होती हैं, तो हम भी आज कोशिश करेंगे आज आपको वही सुनाएं। चलें, पहले हमें सुना दे, फिर उसके बाद हम मज़ीद बातें भी करेंगे। मतलब आप तो वाकई आपने मेरे दिल के तार हिला दिए। मतलब मैं आप सोच सकती हूँ, मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि फराज के उस वक्त क्या फीलिंग्स हुई होंगी जब उन्होंने पहली बार आपसे कहा होगा सुनाओ। बहुत ज़बरदस्त आपने गाया। तो अच्छा, कॉलेज में कॉन्सर्ट्स वगैरह तो जाहिर होते रहते हैं, तो वहाँ पे भी फिर आप लोगों को खूब चांस मिलता होगा अपने परफॉर्मेंस का इजहार करने का। हमारे टीचर्स हमें बहुत अच्छे मिले। अच्छा। और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। और असल में सर फखर हैं वहाँ पे जो कि म्यूजिकल इवनिंग्स करवाते थे। अच्छा। तो मुझे पहली बार इनका गायबाना जो तारुफ है, मुझे सर ने बताया कि यार एक फर्स्ट ईयर में लड़की है, वो बड़ा अच्छा गाती है। अच्छा। तो बाद में सर ने बड़ा सपोर्ट किया हमें, मतलब एनसीए ने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो फिर शादी तक कैसे गए? ये भी स्टोरी हमें सुना दे। मजे की स्टोरी है कि आप यकीन नहीं करेंगी कि हमारा माइंड ही नहीं था शादी का। अच्छा। और हम एज अ फ्रेंड बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इवन कि मैं इन्हें भाई कहती थी। और 4 साल तक वो कजन अक्सर बहन भाई होते हैं ना, बाद में शादियां हो जाती हैं। मेरे कुछ अभी भी सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज हैं डिफरेंट चैनल्स के, तो उसमें मैं इन्हें भाई कह के मुखातिब हो रही हूँ। उसके बाद जब हमें हाइप मिलना स्टार्ट हो गई और फिर हमने डिसाइड किया, मेरा थीसिस जो था वो बिल्कुल करीब था, ये पास आउट हो चुके थे। फिर मैंने इन्हें प्रपोज किया। अच्छा, वाह वाह, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट, आप सोसाइटी के बिल्कुल ऑपोजिट ही चली गई हैं। एग्जैक्टली। मैंने इन्हें प्रपोज किया और प्रपोज भी बड़े कह लें कि अजीब अंदाज था मेरा कि शायद कि बताया ना जा सके। तो मैंने इन्हें कहा था, फराज भाई चलें शादी कर लेते हैं। मतलब सीरियसली फराज भाई शादी कर लेते हैं? मतलब तरीके से उसने पूछा ना कि फराज भाई क्यों ना हम आपस में शादी कर लें। हाँ जी। तो अगर हमारी आसपास शादी मीम भी बनी हुई है, एक बड़ी मजे की बनी है, कजन्स में शादी हो गई तो शादी कर कहती है जी भाई। तो बस अभी ये इन खतरात में मैं 2-4 थी। अच्छा। शादी को माशाल्लाह से 2 साल होने वाले हैं। माशाल्लाह। तो पहले साल में इनको कभी ना गलती से मुंह से भाई हो जाता था। मैं आधे अल्फाज मुंह में आधे
बाहर तो बस सही। कंट्रोल कर लेती तो थी। शादी के बाद फराज कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब एक शादी से पहले ठीक है आपकी दोस्ती हो, एक अच्छा ताल्लुक हो, एक अलग चीज़ होती है, लेकिन शादी के बाद आपके माइंड भी मैच करते हैं, आपका प्रोफेशन भी मैच करता है, आपकी केमिस्ट्री भी मैच करती है, सब कुछ मैच कर रहा हो, तो वो एक कैसा रिलेशनशिप होता है? असल में हमें बेनिफिट ये हुआ कि हम कोई 5 साल से तो हमारा बैंड चल रहा था पहले भी, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल पे थी। अच्छा। मतलब हर लिहाज से एक दूसरे को समझते थे। तो जब शादी हुई तो अभी तक जब कोई कहता है कि आपकी शादी हुई है तो तब भी फील होता है कि शादी हुई है। तो वैसे बिल्कुल भी नहीं फील होता कि शादी, मतलब जिस तरह बस होता है अब कि भाई शादी वाला हुई। ना है बीच में। अच्छा, तो इस हवाले से मतलब सपोर्ट कैसी रही? क्योंकि पहले आप दोनों स्टूडेंट्स थे। फैमिली की तरफ से माशाल्लाह दोनों फैमिलीज बड़ी बहुत ज्यादा supportive हैं। पॉजिटिव, इधर से इनके वालिद स्पेशली और उधर से मेरे वालिद स्पेशली। और दे बोथ आर आर्टिस्ट अच्छा। अपनी फील्ड में। हाँ, that इसलिए is why- उन्होंने बिल्कुल भी वो विलन वाला किरदार अदा नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, चलिए मैं एक और गाना सुनना चाह रही हूँ क्योंकि हमें पीछे से भी फरमाइश आ रही है। आप लोगों के गानों की वो धूम मच गई है यहाँ पे। मतलब जो अभी आपने पहले ब्रेक से पहले भी जब आप गा रही थी तो वो सब इकट्ठे हो गए थे। इतना माशाल्लाह आप अच्छा गा रही हैं। थैंक यू। पर चना दे दिसे खुली यार दी, पर चना दे दिसे खुली यार दी, घड़िया घड़िया आनी घड़िया, रात हनेरी नदी ठाठा मार दी, अड़िए अड़िए आनी अड़िए, पर चना दे दिसे खुली, हाँ खुली वे खुली यार दी, घड़िया घड़िया आनी घड़िया, रात हनेरी नदी ठाठा मार दी, अड़िए अड़िए आनी अड़िए। कच्ची मेरी मीठी कच्चा मेरा नाम नी, हो मैं नाकामनी, हाँ मैं नाकामनी, हो मैं नाकामनी, कच्ची मेरी मिट्टी कच्चा मेरा नाम नी, हाँ मैं नाकामनी, कच्चे आदा होंदा कच्चा अंजामनी, है कल्याम नहीं, कच्चे आते रखिए ना उम्मीद पार दी, अड़िए अड़िए आनी अड़िए, रात हनेरी नदी ठाठा मार दी, अड़िए अड़िए आनी अड़िए, पर चना दे कुल्ली वे कुल्ली वे कुल्ली यार दी, घड़िया घड़िया आनी घड़िया, रात हनेरी नदी ठाठा मार दी, अड़िए अड़िए आनी अड़िए। वाह, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत आपने गाया इकरा। और मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि सिर्फ गिटार पे अगर आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है तो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जब होंगे तो आप कितना प्यारा गाती होंगी। चलिए, हमें आपसे मज़ीद भी बातें करनी है। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से हम वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना। Nia Pakistan, Nia Pakistan, Nia Pakistan, Nia Pakistan. वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और हमारी ब्रेक काफ़ी खुश सी गई है क्योंकि हमने ब्रेक से पहले बड़े ज़बरदस्त से गाने सुने हैं। इकरा से और फराज ने बड़ा ज़बरदस्त सा गिटार बजाया है, तो थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर किसी और गाने की जाने भी जाएंगे। अच्छा फराज, मैं अभी बात कर रही थी कि सोशल मीडिया का दौर है और यहाँ पर रातों रात आप मशहूर हो जाएं, आपको पता भी नहीं अक्सर होता कि हम मशहूर हो गए हैं, सोशल मीडिया पे कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आप लोगों ने भी जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस अपलोड की होंगी, लोगों का रिस्पांस कैसा आता है? लोगों का रिस्पांस तो ज़ाहिर बात है अच्छा, जो कोई भी आप चीज़ करेंगे नई या कुछ अच्छी तो उसका तो रिस्पांस तो आता है। पर सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप एकदम आते हैं और एकदम चले जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो उस चीज़ को जो बरकरार
रखना है वो बड़ा काम है हमारे वो बड़ा ख्याल से। मुश्किल काम है ये। मैं अक्सर कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे आप ऐसे आते हैं और ऐसे गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, और क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है काफ़ी, क्योंकि हम खुद इसी तरीके से आए हैं। हमें किसी मतलब हमारी एक वीडियो इकरा की वायरल हुई थी, तेरी दीवानी। अच्छा। जिसमें वो 2015 में जिसमें वो एक स्कल्पचर बना रही है बड़ी डिपार्टमेंट में स्कल्पचर बना रही थी और वो मैंने रैंडमली सॉन्ग जो है वो सिंग किया और फेसबुक पे अपलोड कर दिया। अच्छा। और फिर मैंने जब देखा तो तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर उसके मिलियन में व्यूज थे। जबरदस्त। और मैं बिल्कुल हैरान थी ये कैसे हो गया। उसके बाद से फिर हमने जो है ना, हमें इस चीज़ का आइडिया था कि ये जो है वो मुस्तकिल चीज़ नहीं है। जारी बात है कि सोशल मीडिया पे कितने लोग आते हैं, हम देखते हैं। हाँ, तो फिर हमने उसको बरकरार रखने के लिए फिर हमने कवर्स करना शुरू किए। यानी कि हमारा ये कि हर महीने में हमारे 2-3 गाने जो हैं वो आ रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके व्यूवर्स भी अच्छे जा रहे होते हैं। मतलब प्रोफेशनली आप लोग इस चीज़ में आ चुके हैं प्रॉपर? आप लोगों ने अपनी कोई एल्बम रिलीज करने का सोचे? नहीं, हमारे अपने गाने भी हैं, हमारे OSTs हैं, 5-6 ड्रामों के इस टाइम हमारे OSTs चल रहे हैं। हमारा अपना स्टूडियो है, हम खुद म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं हम शोज करते हैं। अभी रिसेंटली हम मस्कत में थे, अभी पीछे दुबई में किया हमने। अभी आगे भी प्लान्स हैं। मुझे भी अपने बैंड में शामिल मैं भी जरूर हिस्सा बनना चाहूंगी। आप जैसी अच्छी होस्ट हमें जरूर चाहिए। चलिए, ये जबरदस्त हो गया। मैं होस्टिंग की करूंगी, आप लोगों ने सिंगिंग का करना। अच्छा, तो इकरा आपको मतलब शोहरत अब किसे अच्छी नहीं लगती है? जब आपको इतना लोगों का रिस्पांस मिल रहा हो और पॉजिटिव मिल रहा हो खास तौर पे, तो आपका दिल वैसे ही खुशी खुशी से उछलना शुरू हो जाता है। आप हर वक्त खुश खुश से रहते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि अच्छा मुझे शोहरत मिल रही है तो मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है, ये एक एक्साइटमेंट सी फील होती है? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एस्पेक्ट्स हैं, मगर ये कि वो साथ में एक जो फील आती है ना शुक्रगुजारी की, वो बहुत यूनिक है। और मैं समझती हूँ कि शायद वो फील जो है इस चीज़ को सस्टेन रखती है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो आपको लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि यार आपकी आवाज़ अच्छी है, तो फिर पहले दिल से अल्लाह ताला आपका शुक्र है। हाँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें शोहरत मिल रही हो, हमें दौलत भी मिल रही हो, तो कहीं ना कहीं एक गरूर और तकब्बुर वाला एलिमेंट आ जाता है। अगर हम नहीं भी चाहते ना कि हमें ये चीज़ है, तो कहीं ना कहीं आप जब लोगों को मुसलसल अपनी तारीफ करते हुए देख रहे हो तो वो चीज़ आ जाती है। इस चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म करना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, मगर ये कि जब आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है कि आप बिल्कुल पॉजिटिव रहते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं। और जो आपके प्यार करने वाले लोग होते हैं, आप तक जब अप्रोच करते हैं, तो आप उन्हें जब आजिज़ी के साथ उनसे मिलते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, वो देर तक याद रखते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ही इकरा, अभी हम सिंगिंग की तो चलें आपकी बात करें, आप बहुत अच्छी सिंगर हैं और आप बहुत अच्छी गिटारिस्ट हैं, लेकिन अपनी अगर स्टडीज़ के हवाले से मैं बताएं, क्योंकि करियर जाहिर सी बात है ये लॉन्ग लास्टिंग तो है नहीं, ये चीज़ें हमेशा तो रहती नहीं है। आपने अपनी एजुकेशन भी आगे कंप्लीट करनी होती है, उस हवाले से बताएं आप लोगों का फ्यूचर प्लान। बल्कि ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि अभी हम ऑब्वियसली यंगस्टर्स हैं और हम ये काम कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स जो हमें इस चैनल के थ्रू देख रहे होंगे तो वो ये सोच रहे होंगे कि भाई छोटी उम्र में काम शुरू कर दिया, पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ाई की क्या जरूरत है? बट पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बाय प्रोफेशन एग्जैक्टली हम लोगों ने लाइक अपनी फील्ड में फुल पढ़ाई कर ली है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी कि मैं बाय प्रोफेशन आर्टिस्ट हूँ, पेंटर हूँ। अच्छा। और ये बाय प्रोफेशन म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं। जबरदस्त। मतलब अपनी एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट की है, उसके बाद वो इस फील्ड में अपने आप को आगे लेकर चल रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है अपनी एजुकेशन को साथ साथ लेकर चलना। अच्छा, चलिए मेरा ख्याल है गाने की तरफ चले जाते हैं। एक जबरदस्त, हमें क्या सुनाएंगे वैसे आप लोग? मैं अब आपको चलिए ये सरप्राइज रहने दें। अच्छा, चलें ठीक है, सुनते हैं फिर ये सरप्राइज क्या खुलता है। मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना। मैं तायर ना होती, मैं जौहर मलकूती, मैं तायर ना होती, मैं जौहर मलकूती, ना सूतन कब मुझको, ना सूतन कब मुझको, इस हाल में पहचाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना,
दिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ। मैं शहर में वीराना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकी ये रिंदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौकी ये रिंदाना। मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पी कर भी कहाँ जाना। मैं नाराए मस्ताना, मैं शौक ये दिलदाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौक ये दिलदाना। जबरदस्त, खूबसूरत खूबसूरत आपने गाया है। अच्छा इकरा, आप जब गा रही थी मैं आपके हाथों को देख रही थी, आपने इतनी सारी रिंग्स पहनी हुई, स्टोन्स पहने हुए, आपने भी पहने हुए हैं फराज? क्या दोनों ने आपस में इत्तेफाक कहीं आप इकरा की अंगूठियां तो नहीं पहनते? नहीं, ये इधर से आए हैं, ये मुझे इनकी पसंद की सब चीजें मैंने पहनी हुई अच्छा, हैं। ये सारे स्टोन्स ओरिजिनल है? जी, अच्छा, शौक है आपको स्टोन्स मुझे बहुत पहनने शौक का? है। तो ये पता भी होता है कि स्टोन्स का अगर आपकी पर्सनैलिटी से मैच ना करी हो तो उसका ऑपोजिट असर भी हो जाता है? Exactly, ये वाली जो स्टोन्स है ना, ये बहुत हार्डली सिलेक्ट किए हैं। अच्छा। मेरे पास तो बहुत ज्यादा थे, इवन कि मेरी सारी फिंगर्स भरी होती थी और हर फिंगर में 2-2 3-3 होते थे। अच्छा, अब थोड़े कम हो गए हैं। अब जरा कम हो गए हैं। कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो बहुत मुश्किल लगते हैं, हालांकि आप माशाल्लाह सुरों की बहुत पक्की हैं, लेकिन फिर भी आपको कौन सा सॉन्ग सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा उसका सुर निकालना? क्योंकि अक्सर वो कहते हैं ना हाई पिच के होते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा? अच्छा, मुझे जहाँ तक मैं इकरा को जानता हूँ, उसे गाना इतना मुश्किल नहीं लगता। हमें जो इन्वायरमेंट है वो ज्यादा वो होता है कि जहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ, तो ये चीज़ जितना बहुत अच्छा मैटर इन्वायरमेंट होता है करती उतना अच्छा हमारा दिल करता है करने को, परफॉर्म करने को, तो ये ज्यादा बात होती है। अच्छा, तो फेवरेट सिंगर कौन सा है आप लोगों का? फेवरेट सिंगर वो है जो अच्छा गा रहे हैं, सारे फेवरेट हैं हमारे। ये तो बहुत सियासी सा जवाब दिया आपने। आपने कहा बच्चे गैर सियासी होते हैं, तो आपने बहुत सियासी सा जवाब दिया कि सारे जो अच्छे गाने हैं। अच्छा, सूफियाना कलाम, क्योंकि मैंने अभी तक इकरा के जो भी सुने वो ज़्यादातर सूफियाना ही उन्होंने गाया है, तो सूफियाना आप लोगों का मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। कौन सा फेवरेट सिंगर है सूफियाना कलाम में? ऑब्वियसली आबदा जी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, और अभी जो रिसेंट्स में यानी कि अभी कॉन्टेम्प्रेरी में देखा जाए तो सनम मारवी, हाँ, और ऑब्वियसली जितने अच्छे आर्टिस्ट, मतलब जो अच्छा गाए वो अच्छा है, जो पॉजिटिविटी प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमने रिसेंटली देखा जब जुनैद सफदर की शादी हुई तो जुनैद सफदर ने बल्कि पहले अपने निकाह पे गाया, वो बहुत मशहूर हुए, सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई, ये कहना चाहे तो गलत नहीं होगा। और फिर उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने भी अपने बेटे की शादी में गाया, फिर हमजा ने भी गाया। कैसा लगा आप लोगों को उनका गाना? हम लोग सरप्राइज थे। क्या? हम लोग सरप्राइज थे। अच्छा, कि मतलब इन्होंने कैसे वो गाया भी ठीक उन्होंने, और वो मजे की बात ये थी कि वो टेक्निकली बहुत सुर पे गा रहे थे। उनका वो जी, मतलब ठीक गा रहे थे वो सारे, मतलब आप लोगों सब को घर वाले ठीक गा रहे थे। मतलब सारे पक्के राग वाले हैं। सब घर वाले ठीक गा रहे हैं। तो आप लोगों को वैसे किसका, मतलब पूरी फैमिली में है तो पूरे पक्के राग वाले, आपको किसका ज़्यादा अच्छा लगा? सरप्राइज हुए मरियम नवाज साहिबा से ज्यादा। हाँ, कि वो सब मेरा ख्याल है वो सब लोग ही हुए हैं, वो सिर्फ उनकी ड्रेसिंग, उनकी फैशन पे ही नहीं। जी जी, कि एकदम कि उन्हें गाते देखा, और वो भी मतलब कि वो उन्हें देख के हम पहली मर्तबा जी, और गाते हुए भी ऐसे कि वो एक सिंगर ने गाना गाया, उन्होंने फिर उसको बीच में ऐसे पकड़ा। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, ये ज्यादा मुश्किल होता है कि और जुनैद ने भी ऐसे ही गाया था। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सूफी म्यूजिक ज्यादा अट्रैक्ट करता है आप लोगों को, या फिर मुझे तो म्यूजिक की इतनी सारी वो किसमें भी नहीं पता कौन कौन सा होता है, कौन सा म्यूजिक ज्यादा अट्रैक्ट करता है आपको? ऑब्वियसली जो अच्छा कंपोज हुआ हो। अच्छा, ये फिर ये सियासी जवाब नहीं था जो अच्छा, क्योंकि डायमेंशंस इतनी ज़्यादा हैं, लाइक क्लासिकल म्यूजिक है, पॉप है, रॉक है, तो म्यूजिक तो इंसान वही सुनता है। आपकी प्लेलिस्ट में अक्सर डिफरेंट सॉन्ग्स होते हैं, वेस्टर्न होते हैं, ईस्टर्न होते हैं। मतलब हम नाजिया हसन भी करते हैं, मुसर्रत नज़ीर साहबा को भी करते हैं, मतलब हम पाकिस्तानी फोक पुराने भी करते हैं, सूफी भी करते हैं, तो मतलब हमने अपनी डायमेंशंस काफ़ी फैलाई हुई हैं। अच्छा, वैसे आप लोगों के ख्याल में अब मतलब रिसेंटली कुछ सालों में म्यूजिक का जो एक ट्रेंड था, एक अच्छा म्यूजिक आने का, वो कम नहीं हो गया कुछ? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जो एक म्यूजिक आपको सुन के एकदम से अच्छा लगता था, वो चीज़ें कुछ कम होती जा रही हैं। अब वो चीज़ें कम इसलिए होती जा रही हैं कि हर बंदा इस काम में आ रहा है। हाँ, तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि अब पहले होता था कि कुछ 100 बंदों में से कोई 1-2 गाने वाले होते थे, तो उनकी तरफ ऑटोमेटिकली आपका ध्यान जाता था, आपको पता लगता था कि ये सिंगर है। हाँ, अब हर
बंदे के पास गिटार है, हर बंदा गाने वाला है। हर मतलब आप सर्च पे इंस्ट्रूमेंट्स YouTube इतने आ चैनल गए है। हैं कि वो आपकी आवाज को कवर कर लेते हैं। हाँ, मतलब कि अब वो रहा नहीं उस तरह से, दौर थोड़ा चेंज हो गया, तो इसलिए जो हमें ऐसे लगता है कि म्यूजिक अच्छा नहीं आ रहा। और बाकी आप कह भी बिल्कुल ठीक रही हैं कि म्यूजिक अभी तक अच्छा उस तरह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा हमारे यहाँ पे। क्योंकि पहले अगर वो ड्रामों के भी OST आते थे या फिर वैसे ही हमारे जो बैंड्स आते थे उनके म्यूजिक सुन के अच्छा लगते थे, मतलब उनके सॉन्ग्स अच्छे लगते। मुझे याद है कि मुझे अली अज़मत के सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते थे। अली अज़मत हालांकि उनके काफ़ी फास्ट ट्रैक्स होते थे और काफ़ी डिफरेंट उनका म्यूज़िक था, लेकिन अली अज़मत के गाने बड़े अच्छे आते थे। लेकिन अब वो चीज़ आना तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब पहले इस तरह OSTs आते थे ड्रामों के, अब तो हर रोज नया ड्रामा आ रहा होता है, तो अब कितने के बंदे को OSTs। अच्छा चलें, इकरार और फराज, आप दोनों से मेरा सवाल है कि आप लोग अपने इस म्यूज़िक करियर को, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोफेशनल स्टडीज़ तो आपने कर ली, लेकिन अपने म्यूज़िक करियर को अपने साथ साथ लेके चलना चाहते हैं? मतलब आप चाहते हैं कि आप किसी पीक पर पहुँचे, किसी ऐसे मुकाम पर पहुँचे अपने म्यूज़िक के ज़रिए, अपने सॉन्ग्स के ज़रिए? सबसे पहला आपके सवाल में ही जवाब है कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद ये है कि हम इसे परसू करें। बिल्कुल। तो बाकी है कि फर्दर इंशाल्लाह जैसे जैसे मौका मिलता चला जाएगा हम लोग काम करते चले जाएंगे। हम दोनों ने अभी फ़िलहाल ये सोचा है कि बस काम करना है, म्यूज़िक प्रोड्यूस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छा म्यूज़िक प्रोवाइड करना है। मतलब इरादा आप लोगों ने कर लिया है, तो फिर वो बात कहते हैं ना कि इरादा पुख्ता तो मंजिल आसान, तो इंशाल्लाह आपकी मंजिल भी आसान होगी। चलें, ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने बहुत एंजॉय किया आपकी प्रेजेंस को यहाँ पे, आपके यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। कुछ सुना दें हमें अच्छा सा? Yeah, sure. हम साथ ही ब्रेक पे चले जाएंगे। दम दम अली 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 माही यार दी घड़ोली भर दी, सोने यार दी घड़ोली भर दी, ओ माही यार दी घड़ोली भर दी, ओ माही यार दी घड़ोली भर दी। एक अल्लाह कोलो मैं डर दी, एक मौला कोलो मैं डर दी, माही यार दी घड़ोली भर दी, सोने यार दी घड़ोली भर दी, ओ माही यार दी घड़ोली, आहा आहा सोने यार दी घड़ोली, हक मौला माही यार दी घड़ोली भर दी, ओ साईं यार दी घड़ोली भर दी। पीर पीरा हजरत मीरा, ओ पीर पीरा, पीर पीरा हजरत मीरा, नाम जपते हैं टूटियां जंजीरा, मैं मुर्शिद कामिल कर दी, मैं मुर्शिद हादी कर दी, माही यार दी घड़ोली भर दी, सोने यार दी घड़ोली भर दी, ओ माही यार दी घड़ोली, घड़ोली यार दी घड़ोली, घड़ोली यार दी घड़ोली भर दी, ओ माही यार दी घड़ोली भर दी। हसन हुसैन अली दा जाया, ओ हसन हुसैन, हसन हुसैन अली दा जाया, बारी उम्मत दा सिर ते जाया, मैं हर दम रब रब कर दी, मैं हर दम रब रब कर दी, माही यार दी घड़ोली भर दी, ओ माही यार दी घड़ोली भर दी, ओ माही यार दी घड़ोली, घड़ोली 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 यार दी घड़ोली भर दी। घूम जरगड़ा रखड़ा घूम जरगड़ा रखड़ा घूम जरगड़ा रखड़ा घूम जरगड़ा रखड़ा घूम जरगड़ा घूम जरगड़ा घूम जरगड़ा रखड़ा घूम जरगड़ा रखड़ा घूम जरगड़ा रखड़ा घूम जरगड़ा। साइया दादरी कत्तण वाली जीवे, हत्तण वाली जीवे, कत्तण वाली जीवे, हत्तण वाली जीवे, लड़ियां वत्तण वाली जीवे। घूम जरगड़ा रखड़ा 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 घूम 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 जरगड़ा घूम घूम घूम
रखड़ा घूम 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 रखड़ा घूम रखड़ा रखड़ा घूम रखड़ा रखड़ा घूम रखड़ा रखड़ा घूम रखड़ा साईया दा तेरी कतन वाली जीवे नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक। रूह अफ़ज़ा के किचन से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम कुछ मीठा मीठा सा बनाने जा रहे हैं कि आपको कुछ अच्छी मीठी मीठी सी रेसिपीज़ दें ताकि जो हमारी ज़िंदगी की कड़वाहट है वो कम हो सके। कैसे कह रही हूँ मैडम? ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त कह रही हैं आयशा। जैसे हमने साल का एंड जो है ख़त्म किया था मीठे डिज़र्ट के ऊपर, उसी तरह हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग भी हमारा मीठी मीठी चीज़ों से हो। अच्छा, आपको पता है कि मीठा खाने से भी इंसान जो है ज़रा पॉजिटिव रहता है, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो आपकी प्लेयर फीलिंग जो है उसको बढ़ाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा मीठा ना खाएं कि शुगर हो जाए, क्योंकि आजकल शुगर भी बहुत कॉमन है, लेकिन अपनी डाइट में मीठा जरूर शामिल बिल्कुल मीठा। ये नहीं कि आप पूरे पूरे बाउल्स भर भर के खाएं, मीठा होता है एक आध वाला, मतलब एक आध चम्मच आपने खा लिया, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं खाना। सर्दियां हैं या मुझे कह रही हैं क्योंकि आपने पहले मुझे मीठा बनाया था तो मैंने पूरा एक देखिए आप भर के खाया था। अच्छी बात है ना, आपने उस दिन सोचा कि अब मैं दिल में क्रेविंग जो रखनी है तो मैं अपनी डिजायर पूरी करके जाऊं। हसरत मेरी ना रहे कि अनम ने इतना अच्छा मीठा बनाया, मैं छोड़ दूंगी। आज हम जो है रूह अफ़ज़ा के किचन में बना रहे हैं क्रीमी फ्रूट चाट बनाएंगे। बेसिकली रूह अफ़ज़ा जब मेरे सामने पड़ा होता है तो वेरिएशन आप कहते हैं ना, आप अपने किचन में बहुत सी वेरिएशन कर सकते हैं। उसी तरह जो है आप इसी तरह डिश के अंदर जो है हमदर्द की हनी भी ऐड कर सकते हैं उसके साथ। जहाँ पे मैंने उसमें कैस्टर शुगर ऐड करनी है, आप वहाँ पर हनी भी हमदर्द की यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्ट करें। बड़े सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं आयशा। कोई भी फ्रूट्स जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं आपको पसंद है, जैसे कि मैं इसमें यूज कर रही हूँ एप्पल यूज कर रही हूँ, बनानास यूज कर रही हूँ, इसके अंदर कॉकटेल फ्रूट यूज कर रही हूँ, टिन वाले जो होते हैं और टिन वाले पाइनएप्पल्स, ये वो सब चीजें हैं जो इजीली अवेलेबल है और इन पे इतनी ज्यादा बनाने में कोई कॉस्ट भी नहीं आती। और प्लस इसके साथ जो है मैं इसमें डेट्स, जैसे डेट्स सर्दियों के लिए बहुत ही मुझे लगता है रिफ्रेशिंग और बड़ी अच्छा मील भी कंसिडर किया जाता है। तो डेट्स मैं इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ, साथ में इसमें जाएगी क्रीम, इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क, इसमें जाएगा हमदर्द का रूह अफ़ज़ा तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। उसके बाद इसके अंदर जाएगा क्या कहते हैं कैस्टर शुगर, जैसे मैंने आपको बताई। अच्छा, नट्स जो है वो आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप चाहें तो इसमें नट्स ऐड ऑन कर सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आज बिल्कुल भी नट्स नहीं ऐड कर रही। लेकिन इससे पहले आपने एक नट्स वाली वो बनाई थी स्वीट डिश, वो बहुत अच्छी थी। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं इतने नट्स ना डाला करें, मजा नहीं आता खाने का। लेकिन अब सर्दियां हैं, सर्दियों में तो नट्स ज्यादा फायदेमंद है। आज प्रोग्राम में भी बात मतलब ये जो है आपके पास दोनों तरह से ऑप्शन है। अच्छा, ये जो चाट है आप विद क्रीम भी बना सकते हैं और विदाउट क्रीम भी बना सकते हैं, तो मतलब दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अच्छा आयशा, सिंपल ये 2 पैकेट जो है क्रीम मैंने ले ली है, जो कि 200 ml ईच है, तो 400 ml हो गए उसमें। मतलब 2 पैकेट्स हुए। हाँ जी, ये 2 पैकेट्स। उसके अंदर 1 जो कप के करीब जाएगा कंडेंस मिल्क। छोटे वाला टिन मेरा ख्याल है कि उसमें 2 कप निकल आते हैं इजीली। अच्छा, तो जो है आप 1 कप डालें, आधा मतलब यूज कर ले और आधा फिर बाद में उसको कवर करके रख ले, वो इजीली जो है अकोमोडेट हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा थोड़ी सी हम ऐड ऑन करेंगे इसमें कैस्टर शुगर। बिल्कुल तकरीबन 1 टेबलस्पून आप समझ लें, क्योंकि कंडेंस मिल्क अपने आप में बहुत मीठा होता है। बिल्कुल, उसको जरूरत नहीं। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस। कुछ ड्रॉप जो है हम वनीला एसेंस के इसके अंदर ड्रॉप करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड ऑन करेंगे हमारा हमदर्द का जो रूह अफ़ज़ा है, जो कि इसको एक बहुत ही जबरदस्त सा कलर भी देगा और प्लस फ्लेवर भी देगा। और आपको मेरा ख्याल है फिर मैं पूरा मिक्स ना करूं इसको, जैसे वो मार्बल लुक आप कहते हैं। हाँ, जैसे आपको सही लगता है, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि वैसे मिक्स कर। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जो है कुछ हम कुकीज भी बिल्कुल बिस्किट्स ऐड करेंगे, कुछ थोड़े से क्रम्बल करके तो इसके अंदर चले जाएंगे, कुछ हम थोड़े से ऊपर से डालेंगे। जैसे ही ये जो है मटेरियल हमारा रेडी हो जाएगा, इसको जो है हम ये फ्रूट्स जो जैसे मैंने आपको बताए हैं, ये सारे फ्रूट्स पड़े हुए, इसके अंदर अब मैं ऐड ऑन करूंगी ये पाइनएप्पल्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, और ये जो है अच्छा नीचे एप्पल और बनानास हैं, आप पाइनएप्पल डालें और मतलब डेट्स हैं और ये ऊपर कॉकटेल है। ऊपर कॉकटेल आ गया, थोड़ा सा रख लेते हैं गार्निश के लिए। उसके बाद जो है हम ये जो सारा मटेरियल है क्रीम वाला, ये हम इसके अंदर डाल लेंगे। उसकी फील ही इतनी अच्छी मीठी मीठी सी जबरदस्त सी आ रही है। अच्छा, एक तो है कि क्रीम जो है आपने इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना, वो फिर बहुत हैवी हो जाएगा, वो खाया नहीं जाएगा।
क्रीम इतनी होनी चाहिए कि बस सिर्फ आपके फ्रूट्स जो हैं उसके अंदर सिंपल कोट हो जाए। एक्सेस, वो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो इसमें जितनी चीज़ें आप एक्सेस करेंगे, मतलब अगर क्रीम की क्वांटिटी एक्सेस करेंगे तो वो फिर आपसे खाई नहीं जाएगी, खाई भी नहीं जाएगी, वो फिर क्रीम की बहुत हैवी एक फील सी आती है। बिल्कुल। उसके बाद जो है इसको डायरेक्टली जो भी आपका बाउल है उसमें इसको ऐड ऑन कर देंगे और उसके बाद ऊपर से इसके ऊपर गार्निश करेंगे कॉकटेल फ्रूट के साथ थोड़ी सी, और साथ में मैं इसके ऊपर जो है जो मैंने बिस्किट्स थोड़े से बचाए थे वो इसमें जाएंगे। ठीक, ये कॉकटेल फ्रूट चले गए, थोड़ा सा कलर ब्रेक हो जाए। उसके बाद जो है इसके ऊपर जाएंगे ये कुछ बिस्किट्स जो है, हम इनको क्रैम्बल फॉर्म में करके। बिस्किट्स मतलब किस टाइप के? कोई भी ब्राउन बिस्किट्स, ब्राउन बिस्किट्स जो भी आपको अच्छे लगते हैं, शुगरी जो थोड़े शुगरी होते हैं। हाँ जी, तो वो आप इसमें डालें और ऊपर से इसको थोड़ा सा मैं गार्निश करूंगी उसके साथ रूह अफ़ज़ा के साथ। सही है। तो ये देखें, ये जब आपके मुंह में बिस्किट का एक चंक भी आएगा तो वो बहुत ही अच्छा क्रीमी सा मजे का होगा, जबरदस्त सा उसका एक फ्लेवर आएगा। ऊपर से जाएगा इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा। अच्छा, वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि रूह अफ़ज़ा से इतनी सारी मजे की डिशेस बन सकती हैं। वो मैंने अनम के हाथ से खाई है तो मुझे अंदाजा हुआ देख ले, मैंने आपको ये उनका बता दिया। फ्लेवर भी, उनका टेस्ट भी, मतलब हम लोगों के ज़हन में एक बहुत से ना रिवायती सा एक ख्याल आता है कि अच्छा रूह अफ़ज़ा से सिर्फ या तो आप शरबत बना सकते हैं या दूध में मिक्स करके पी सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन नहीं जनाब, आप रूह अफ़ज़ा से बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे हम अपने प्रोग्राम में बनाते हैं। और जैसे कि ये फ्रूट कॉकटेल सा ये, बनाया हाँ जी, है, क्रीमी कॉकटेल है, फ्रूट चाट आप इसको कह लें। क्रीम वाली जो चाट होती है जो बाहर बड़ी एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो है इजीली आप एंजॉय इसको कर सकते हैं। बिल्कुल, बाजार से आपको 200-250 की प्लेट मिलती है, लेकिन मेरा ख्याल से थोड़े से ज़्यादा पैसों में आप बहुत सारे लोगों के लिए बना सकते हैं। रेसिपी अनम क्विक सिंपल फ्रूट्स जो भी है, सीजनल फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं वो यूज़ कर लें। एप्पल, बनाना, डेट्स, उसके बाद इसमें पाइनएप्पल जाएंगे, इसमें कॉकटेल फ्रूट जाएगा, क्रीम के 2 पैकेट हैं, 1 कप कंडेंस मिल्क है, इसमें कैस्टर शुगर जाएगी, इसके अंदर जो है हमदर्द का रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। कैस्टर शुगर की जगह आप इसके अंदर हनी भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल सारी चीज़ों को मिक्स करना है, उसमें बिस्किट्स अपनी चॉइस के कोई भी ऐड कर लें, उनको मिक्स करें, टॉस करें और उसके बाद सर्व करें। तो ज़बरदस्त इस डिश के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।